नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक विशाल देश है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। पूरे संसार में एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा शासन तंत्र, प्रजातंत्र जहाँ पर लोकसभा चुनाव, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने के पश्चात लोकतंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। आजकल पुनः लोकसभा का चुनाव महोत्सव जोरों पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तथा विपक्षी नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री मुलायम सिंह तो नहीं हैं अभी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, और उसके पश्चात श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना अपना भाग्य लोकसभा चुनावों में आजमा रहे हैं। सभी नेतागण अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी पार्टी को जिताने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनावों में मीडिया की 10 साल की सारी नाराज़गी दूर कर दी है और कि वह मीडिया से बात क्यों नहीं करते, यह उनके बारे में कहा जाता था कि वह मीडिया से दूर दूर रहते हैं। उन्होंने कई छोटे बड़े विजुअल और प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, यहाँ तक कि क्षेत्रीय भाषाई न्यूज़ चैनलों और प्रिंट मीडिया को भी जमकर इंटरव्यू दिए। भले ही उनके पत्रकारों को सवाल हिंदी या अंग्रेजी में पूछने पड़े और मोदी ने जवाब हिंदी में ही दिए। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं के विजुअल और प्रिंट मीडिया को इतने इंटरव्यू नहीं दिए थे जितने नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 महीने में दे दिए। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ने रजत शर्मा जी को चुनावों की शुरुआत प्रारंभ में इंटरव्यू दिया था। दोनों ही बार रजत शर्मा जी को दिए गए मोदी के इंटरव्यू ने चुनाव का एजेंडा सेट किया था, जिससे मोदी जी को विपक्ष पर भारी पड़ने में मदद मिली थी, जबकि इस बार उन्होंने इस हथियार का चुनावों में इस्तेमाल ही नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते तो रजत शर्मा को पहले ही भी इंटरव्यू दे सकते थे, क्योंकि रजत शर्मा जी का इंटरव्यू अलग किस्म का जनता के बीच में होता है, जहां जनता, भारतीय सदस्य, भारतीय नागरिक को भी सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है। परंतु माननीय मोदी जी ने 438 सीटों यानी 80% सीटों पर चुनाव हो जाने के पश्चात संभवतः अपना आखिरी इंटरव्यू रजत शर्मा जी को दिया। अब जबकि सिर्फ 115 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी रह गया है, तो भारत मंडपम में सैकड़ों दर्शकों के सामने हुए इंटरव्यू का उन्हें कोई चुनावी लाभ होता नहीं दिखता। इंटरव्यू से एक दिन पहले 22 मई को दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 5 चरणों के चुनावों में ने ही भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित कर दी है। यह कहने के पश्चात भारत मंडपम में हुआ इंटरव्यू जीत से पहले के जश्न जैसा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी। उनके नयन नक्श, उनका मानसिक चेहरा बिल्कुल स्पष्ट कर रहा था कि उन्हें अपनी जीत में कोई आशंका है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपने भविष्य के एजेंडे की तरफ भी इशारा कर दिया कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का अब प्रचंड रूप सामने आएगा। जब रजत शर्मा जी ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले समाज में यह धारणा थी कि राजनीतिज्ञ एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं मारते, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई और तेज होगी और तीसरी टर्म में वह बड़े से बड़े चोर को पकड़ेंगे। अगर यह भी उनकी गारंटियों में से एक है, तो उनकी यह गारंटी कई नेताओं की तरफ इशारा कर रही थी। अब माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल अपनी शिक्षा स्वास्थ्य योजनाओं का खूब प्रचार करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि मोदी जी ने अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है, लेकिन
वे ये नहीं बताते कि सिसोदिया शिक्षा मंत्री के साथ शराब मंत्री भी थे। माननीय मोदी जी ने केजरीवाल जी और सिसोदिया जी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि शिक्षा नीति के नाम पर ढोंग करने वालों ने हर स्कूल के पास शराब का ठेका खोल दिया था। बिना किसी नेता का नाम लिए हुए मोदी जी ने कहा कि ये नेता अब सब जगह बेनकाब हो गए हैं और वे न्यायपालिका का सहारा ले रहे हैं। यह कहकर मोदी जी ने जुडिशरी को भी बता दिया कि वह इस्तेमाल हो रही है, उसको प्रयोग किया जा रहा है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसे अपनी साख बचाने के बारे में सही वक्त पर सही समय पर सोच लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बच निकलने की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो एक्सपर्ट चोर होता है उसे कई रास्ते पता होते हैं। जो खुद IRS रहा है उसे कई रास्ते पता हैं। श्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत की देश भर में आलोचना हुई है। संभवतः माननीय मोदी जी का इशारा इसी तरफ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के 36 घंटे बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूटने के पश्चात नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके विरुद्ध काफ़ी हावी हो रहे हैं और कुछ भी कमी निकाल करके सामने आ रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिछले दिनों कहा था कि 75 साल की 75 उम्र की पूरी होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हालांकि पता नहीं श्री अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कहते घूम रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारेगी। लेकिन अगर यह कहा जाए कि मोदी जी ने अपने नाम पर वोट लेकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो शायद जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह कम हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि उन्हें ईश्वर ने खास प्रयोजन के लिए भेजा है, विशेष काम के लिए भेजा है और मैं ईश्वर का दूत हूँ। इसलिए जब तक वह स्वयं नहीं बुलाते तब तक वह काम करते रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो वह जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह मरते दम तक प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि उन्होंने काम करते रहने की बात कही है। उनको काम करना अच्छा लगता है, उनको किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होती है। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर उनको स्वस्थ प्रदान करे, स्वस्थ रखे और वह अपने काम में सफल होते रहें। अब जबकि 80% सीटों पर चुनाव हो चुका है और 20% सीटों पर चुनाव बाकी पड़ा है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक तरह से मान लिया है कि एनडीए को 400 सीटें तो नहीं मिलने वाली हैं। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए मोदी जी ने कहा कि वह 400 के नारे में फंस गया। तीसरे चरण तक तो विपक्षी नेता इसी बात पर उलझे रहे कि 400 सीटें नहीं आएंगी। उनके कहने का मतलब था कि उन्होंने तो चूहे पकड़ने की चूहेदानी रखी थी। विपक्ष उसी में फंस कर रह गया। जब एक दर्शक ने उनसे पूछा कि भारत में यह धारणा है कि सब नेता अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक कहा कि वह देश के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जी रहे हैं। बिना लालू यादव जी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने 5-5 बच्चों को, हालांकि लालू यादव के 9 बच्चे हैं, उनके लिए संपत्ति जोड़ी है, लेकिन मेरा परिवार सारा देश है। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार में हैं। मैं उन सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उनका कहना था कि आपके पुत्र, आपके बच्चे, आपके नाती नातिन, आपके पोते पोती पोतियाँ सब मेरे परिवार हैं और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब वो इस बात को अनुभव करेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री रहते हुए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए, जिससे देश का नाम ऊंचा हुआ। मोदी जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण पर अपने हमले जारी रखते हुए संकेत दिया कि उनकी तीसरी टर्म में ये तीनों ही वर्ग उनके निशाने पर रहेंगे। परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के रायबरेली में दिए गए भाषण का बिना उनका नाम लिए जिक्र किया। सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में श्री राहुल गांधी के प्रचार करने जाती हैं, तब वहाँ कहती हैं कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। यह कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की दुहाई देने वालों पर यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हमला था कि लोकतंत्र में गद्दी बेटे या बेटी को नहीं सौंपी जाती। यह तो लोकसभा का चुनाव है। इसमें संसद में बाहर के लोकसभा सांसद चुनाव में जीतने के पश्चात संसद में प्रवेश करते हैं और संख्या के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी अपना नेता चुनती है और वही भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसमें किसी भी प्रकार से परिवारवाद का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तो अपना झोला उठाऊंगा और पहाड़ों पर चला जाऊंगा। परंतु देश की सेवा करने के लिए, देश को उन्नतिशील बनाने के लिए और संसार में विश्व गुरु बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और उनका कहना है कि आप यह मत सोचो कि मेरा कोई नहीं है, पूरा भारत मेरा है, पूरे भारत के परिवार मेरे परिवार हैं, पूरे भारत के बच्चे सब मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में अपने सलाह के मुताबिक, अपनी रचना के मुताबिक देश की प्रगति करने में लगा हुआ हूँ। चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT बनाने के लिए हो, चाहे देश की रक्षा के लिए, देश के सैनिकों के कल्याण के लिए तथा उनके विकास के लिए और अच्छी प्रकार के शस्त्र और जहाज, हवाई जहाज बनाने में उन्होंने बहुत ही भरसक प्रयत्न किया है। चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए भी उनका योगदान सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 75 सालों में देश ने तरक्की की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 10 वर्षों में बहुत ही अधिक तरक्की की है, प्रगति की है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भारत की मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा हो गया है और ऐसे समय पर हमारे देश में जो सोने का स्टोर है, सोने का भंडार है, वह भी बहुत अधिक बड़ा है और जितने कर्जे वो हैं वह कर्जे भी समाप्त होते जा रहे हैं। देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। संसार के विभिन्न देशों में भारत की इज्जत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारतीय नागरिकों के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है और भारतीय सैनिकों का जो मनोबल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली पर उनके साथ दीपावली मनाकर, होली के समय में होली मनाकर, रक्षाबंधन के समय में रक्षाबंधन मनाकर जो मनोबल भारतीय सैनिकों का उठाया है, वह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। मैं अपनी तरफ से कुछ कहे बिना यही कहना चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री जो भी बने, भारत के विकास के लिए काम करे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे, ना कि किसी स्पेशल, किसी विशेष प्रकार के लालच दे करके वोट हासिल करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि देश की तरक्की, देश की प्रगति को दिखा करके वोट मांगना और जीतना और फिर प्रधानमंत्री बनना, वह एक विशेष बात रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको मेरी आज की यह रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी प्रकार से प्रेरणादायक रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी नागरिकों से विदा चाहता हूँ और मैं सभी भारतीय नागरिकों के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हों, सबके लिए मैं आशीर्वाद, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ। आप हमेशा सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल और धन संपन्न से परिपूर्ण रहें और आपका परिवार
देश के विकास के साथ साथ आपका परिवार भी चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय लोकतंत्र।